आपको बुक से अब बता देती हूँ। ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन मैंने डिस्कस किया। इसमें आपने हर चीज़ करनी है, ठीक है। ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है यूक्यू कि व्हाट इज़ ओटाइटिस मीडिया, तो उसमें आप ये लिखते हो। उसके बाद इसके पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस की, हमने कॉज डिस्कस किया, हमने इसके सिम्टम्स डिस्कस किए, क्लिनिकल फीचर्स में ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स डिस्कस की। हेयरिंग टेस्ट में हमने ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करवाया था, जिसमें हमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिला था। बोन कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। ऑडियोमेट्री हमने करवाई तो 20 to 40 डेसिबल्स का हमें जो है वो हेयरिंग लॉस मिला। ये आपके पास बुक की फिगर है, इसमें आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और उसके ऊपर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, रेड हुई हुई है, डल और ओपेक हुई हुई है, ठीक है। और मोबिलिटी उसकी खराब हुई हुई है। जब हमने इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री करवाई, टिम्पैनोमेट्री, तो उसमें हमें जो है क्या मिला, हमें बी कर्व मिली, टाइप बी कर्व हमें जो है वो मिली। और उससे हमें पता चल गया कि बच्चे के अंदर जो है वो हुआ है क्या, ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन, ठीक है। एक्सरे मैस्टॉइड्स हमने करवा लिया, उसमें हमें क्या मिला, क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स मिले। अब इन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है ना, ये हमारे पास होता है। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो वो हमें नहीं बता सकते, तो उस केस में ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मीन्स दैट कि उसमें बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट वो मेजर करना पड़ता है ऑडियोमेट्री से, और वो हमें खुद ही पता चल जाता है। वो हमें रीनीज टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमें करना पड़ता है इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री में, और ये लाजमी लिखना है आपने। एक्सरे मैस्टॉइड मैंने आपको बताया था कि हम शॉलर टेस्ट करते हैं उसमें, जिसमें जो है हमें मास्टर ईयर सेल्स में जो है क्लाउडिंग मिलती है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो आप खुद सोचें कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। पेशेंट को कॉज सबसे पहले देखें, तो कॉज मैंने देखा था कि यूस्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन हुआ था। क्यों हुआ था? उसके नेज़ोफेरिंक्स में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसका नाक बंद हुआ था या कुछ भी हुआ था, तो हमने क्या करना होता है, हमने डीकंजेशन देने होते हैं ताकि उसका नाक जो ब्लॉक हुआ है वो खुल जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो एलर्जी अगर पेशेंट को हुई है, तो हमने एलर्जी उसकी रिलीव करनी है। अगर उसको बायोटिक्स, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए हैं, तो उस केस में, या हमारे पास जो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है वो पहले से होता है ना बच्चे को, तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ होता, उस केस में हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है मेडिकल में, दैट इज़ द मिडल ईयर इरेशन, जिसमें आपके पास दो तरह के होते हैं, वल्ज़ल्वा मुनोवर, और हमारे पास पोलिटजाइजेशन, ठीक है। पता नहीं कैसा नाम है, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, बहुत ही मज़े के टेस्ट हैं, देखते हैं। अब नॉर्मली भी जब ऐसा हुआ हो ना कि हमारा कान ब्लॉक हुआ हो, हमें फ़ील हो रहा हो हमारा कान ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो आपने किया होगा कि किसी ने एरोप्लेन का सफ़र किया होगा, तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें कान ऐसे बंद हो जाता है, वो जब एयर प्रेशर हमारे पास ख़राब हो जाता है ना, तो उसमें हमारी यूस्टेशन ट्यूब जो होती है ना, उसमें वो भी ना ऐसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो फ्लू हुआ हुआ है ऊपर से, हमें वो ब्लॉक हुई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यॉनिंग करते हैं। यॉनिंग से क्या होता है कि हमारी यूस्टेशन ट्यूब जो है वो खुल जाती है, और वो जो हमारा प्रेशर होता है ना मिडल ईयर में इकट्ठा हुआ होता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, तो हमें सुकून मिल जाता है। तो हम इस केस में जो ओटाइटिस मीडिया विद फ्यू है ना, इसमें भी अगर तो पेशेंट यॉन कर लेता है ना, तो उसकी वो जो प्रेशर है ना वो रिलीव हो जाता है। लेकिन उस केस में जब उसकी यूस्टेशन ट्यूब ही नहीं काम कर रही, तो दूसरा जो हमारे पास होता है विल्ज़ल्वा मुनेवर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये वाला काम करते हैं, खुद भी अब काट के देखेंगे कि सबसे पहले आपने जो है वो डीप ब्रेथ लेनी है, टेक अ डीप ब्रेथ, और अपनी जो नॉस्ट्रिल्स है ना, उसके बाद जब वो नाक बंद कर लेगी ना अपनी, उसके बाद उसको क्या कहना है कि अपना जो है ना क्लोज़ योर माउथ, माउथ क्लोज़ करेगी, मतलब उसके अंदर हवा भर लेगी मुंह के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद ब्लो एयर आउट ऑफ योर नोज़, ठीक है। अब नोज़ से नाक को बंद किया, मुंह को क्या किया, मुंह के अंदर हवा भर ली। उसके बाद क्या किया, उसको कहा नाक के अंदर से ऐसे ना बंद करके उसके अंदर से एयर बाहर निकालने की कोशिश करो। उससे क्या होता है, और उससे क्या होता है कि हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब होती है ना, वो इक्वलाइज़ कर देती है हमारे प्रेशर ऑफ द मिडल एयर को। उससे क्या होता है, पेशेंट को सुकून मिल जाता है। अब ये वाला जो काम है, ये तो बड़े लोग ही कर सकते हैं ना, मतलब बच्चे तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे तो ऐसे नहीं कर सकते अपनी नाक को खोलने के लिए। क्लोज़ योर माउथ एंड पिंच योर नोज़। ये देखिए हमारे पास एरोप्लेन में है, और इस तरह से उसका प्रेशर बिल्डअप हो गया कान में, और उसने ऐसे जो है ये वाला प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उसका जो प्रेशर है वो इक्वलाइज़ हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस टेक्निक्स, जिससे हम क्या करते हैं, अपनी यूस्टेशन ट्यूब को ओपन करते हैं, ठीक है। ये वाला टेक्निक होती है, स्वेलोइंग वाली टेक्निक होती है, और यॉनिंग वाली होती है, ठीक हो गया। ये वाला प्रोसीजर है। प्रिंसिपल इसका क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है नेज़ोफेरिंक्स में। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो यूस्टेशन ट्यूब में एंटर हो जाती है, वो खुल जाती है, और हमारे जो प्रेशर है वो इक्वलाइज़ हो जाता है। तो इससे हम जो है अपनी यूस्टेशन ट्यूब के फंक्शन को भी चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है, क्या हुआ है उसे, और फिर उसे रिलीव भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर जो होता है ना, ये वाला हम प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो हम ये वाला प्रोसीजर करते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला हम जो है ये वाला अपरेटस यूज़ करते हैं। रबर ट्यूब इसके साथ अटैच होती है। ये बैग होता है पॉलीटर बैग होता है, पॉलीटर बैग होता है। उसे हम क्या करते हैं, बच्चे की नॉस्ट्रिल एक नॉस्ट्रिल के अंदर रख देते हैं, ठीक है, और दोनों नॉस्ट्रल्स को फिर बंद कर देते हैं, पिंच्ड कर देते हैं। क्योंकि बच्चे तो वो वाला प्रोसीजर खुद परफॉर्म नहीं करते, तो फिर हम इसके ज़रिए जो बच्चों को जो है उसे करवाते हैं। साथ में हम बच्चों को कुछ स्वेलो करने के लिए देते हैं ताकि उनकी यूस्टेशन ट्यूब खुल जाए और इस तरह से वो प्रेशर जो है वो इक्वलाइज़ कर दे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने जो है इस तरह से किया, इसको अप्लाई, नाक को बंद किया, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम पंप करेंगे, प्रेशर अंदर जाएगा और वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, हमारी यूस्टेशन ट्यूब खुलेगी और हमारी जो नाक जो जो है ये वाला हिस्सा है मिडल एयर का, उसमें से फ्लूइड वगैरह भी बाहर आ जाएगा जो आना होगा और जो प्रेशर इक्वलाइज होना है वो भी हो जाए। सो ये आपके पास जो है मेडिकल टेक्निक्स हो गई, डीकंजेशन दे दिए, एंटी एलर्जिक्स दे दिए, एंटीबायोटिक्स दे दिए और मिडल एयर एरेशन कर दिया आपने, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। च्युइंग गम भी हम बच्चों को देते हैं, लेकिन ये है कि वो उसको निगल लेंगे तो इस वजह से हम उनको स्वेलो करने के लिए पानी शानी दे देते हैं, ठीक है, तो उससे वो खुल जाती है। फिर सर्जिकल टेक्निक क्या होती है, मेरिंगोटमी हम करते हैं। मैंने आपको कल भी दिखाई थी कि हमारी जो अंदर जब बहुत ज़्यादा मिडल एयर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो हम खुद ही जो है ना होल कर देते हैं अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ताकि वो जो फ्लूइड अंदर इकट्ठा हुआ है वो सारा बाहर आ जाए, ठीक है, जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाए। तो उससे फिर हम जो है अपना प्रेशर रिलीव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अंदर जो है वो ग्रोमेट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, हम अंदर जो है वो ग्रोमेट इंसर्ट कर देते हैं छोटा सारा, जैसे आपको इस फिगर में भी दिखाया हुआ है बुक पे कि ये आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। इसमें आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आपने उसके अंदर सुराख कर दिया और उसके अंदर फिर सुराख करके सारा जो फ्लूइड बाहर आ गया तो आपने अंदर ग्रोमेट इंसर्ट कर दिया। इस टेक्निक को आप कहते हैं मेरिंगोटमी। इससे क्या होता है कि जो नया फ्लूइड आ रहा होता है वो भी पीछे से ड्रेन आउट बाहर होता जाता है और खुद ही बाद में खुद भी क्लोज भी हो जाती है, ठीक है। सो ये आपके पास टेक्निक होती है और इससे ये आपकी जो है क्या है, आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट कि दिस इज़, ये जो आपकी टेक्निक है मेरिंगोटमी और पुटिंग द ग्रोमेट, या ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है इसके लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास एक बात याद रखने वाली है वो ये कि इस वाले ईयर को ना हम ग्लू ईयर भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो सर्जिकल प्रोसीजर में क्या है, मेरिंगोटमी हमने कर दी और ग्रोमेट इंजर्शन कर दी। फिर आपके पास जो है आती है कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी। इसमें आप क्या करते हो, जो आपका कान के पीछे मैस्टॉइड होता है ना, मैंने आपको बताया ना, उसमें भी हमारे एयर सेल्स होते हैं, मैस्टॉइड एयर सेल्स। तो उसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, मैस्टॉइड एयर सेल्स में जो है ना फ्लूइड इकट्ठा हुआ होता है, मैंने आपको बताया था। तो उसको निकालने के लिए जो है वो आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो है उसमें इंसिजन दे के, ठीक है, उसके अंदर से फ्लूइड बाहर निकाल देते हो, तो दैट इज़ नोन एज द टिम्पैनोटोमी या कॉर्टिकल मैस्टॉइडेक्टमी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो बना होता है अंदर फ्लूइड गया होता है मैस्टॉइड एयर सेल्स में, वो भी बाहर निकल जाता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट आप बाकी करते हो कि उसमें हम जो है वो एडिनोइडेक्टमी कर सकते हैं अगर बच्चे के एडिनॉइड्स पे हाइपरप्लेजिया हुआ है। अगर तो टॉन्सिलाइटिस की वजह से प्रॉब्लम चल रही थी, हम टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। या ये हमारे पास जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं सर्जिकल। तो सर्जिकल में आपने क्या किया, आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ छेड़छेड़ी की, ठीक है, आपने मैस्टॉइड एयर सेल्स के साथ की और आपने जो है वो एडिनॉइड्स और टिम्पैनिक वो जो आपके हैं टॉन्सिल्स के साथ हमने की, ठीक है। उसके बाद स्क्वेले क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारी जो सेक्रेटरी अगर ओटाइटिस मीडिया है इसकी, तो खुद सोचें कि क्या क्या हो सकता है। अगर तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे सारा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो वो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एट्रोफी कर देगा ना, और हमारी जो मिडल एयर होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिल्कुल एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। और उसकी जो फाइब्रस लेयर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, थिन हो जाएगी, ट्रोफिक हो जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, हमारा फ्लूइड पड़ा हुआ है मिडल ईयर में और वहाँ पे हमारे ऑसिकल्स भी तो पड़े हुए हैं ना, मिलिस इंटरस्टेपिस, तो उनकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है ना कोलेजन डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये सारा कुछ होता है जिसकी वजह से बिल्कुल फिक्स हो जाती है। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस मीन थिकनिंग हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी, वहाँ पे मोबाइल नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रोमा बन सकता है, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल ग्रैनुलोमा बन सकता है, ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या होता है। जो बेरोट्रोमा है वो आपने जस्ट रीड कर लेना है। उसके बाद हम पास पेपर्स में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 5 साल का बच्चा है, क्यों है, इसके अंदर क्यों होगा, क्योंकि इसकी यूस्टेशन ट्यूब छोटी सी है, ठीक है, वाइडर है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस वजह से इजीली हमारे पास जो है नेज़ोफेरिंक्स से जो भी इन्फेक्शन गंदबला होगा वो हमारे मिडल ईयर में आ जाएगा, ठीक है। वो अब कंप्लेन कर रही है उसकी मदर कि वो जो है ना बहुत ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न सुनता है बच्चा, और लैक ऑफ अटेंशन है, मींस दैट कि उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, और ये आपको बता रहा है कि उसकी जो बिहेवियर चेंजेस होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि उसकी जो है ना नेज़ल कान नाक उसका बंद हुआ है। जब हमने एग्जामिन किया तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो क्या थी, डल और बल्जिंग थी, ठीक है।
डल और बल्जिंग, ये आपको बता देती है कि इसका डायग्नोसिस क्या होगा। ये आपका होगा सीरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, आप इसको कंफर्म कैसे करोगे? आप करोगे क्या, सबसे पहले आप करोगे ट्यूनिंग फॉक टेस्ट, फिर आप ऑडियोमेट्री करोगे, फिर आप जो है टिम्पैनोमेट्री करोगे, उसके बाद मास्टॉइड एक्सरे ले लोगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कौन सा एक्सरे लेते हैं उसमें। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया डीकंजेस्टेंट एंटीबायोटिक्स दे दिए आपने। ठीक है, और आपने जो है वो आपने वो जो टेस्ट किए, वो जो बेल्जेल्वा प्रोसीजर्स वगैरह मिडल ईयर की एरेशन करने के लिए, और आपने एंटी एलर्जी दे दिए। ठीक है, और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें आपने मेरेंकोटमी और ग्रोमेट इंसर्शन कर दी, मैस्टॉइड हेयर सेल्स की वहाँ पे कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टमी की। ठीक है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने इसके अलावा क्या किया? अगर एडिनोइडेक्टमी और टॉन्सिलेक्टमी वगैरह कर दी। ठीक है, उससे पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। फिर अगला आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें भी ये है कि आप 5 साल का बच्चा है और उसको जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज है 1 साल से, और उसकी जो है हेयरिंग भी कम हुई हुई है, और ईयर डिस्चार्ज उसका कोई नहीं था, पेन नहीं है, फीवर नहीं है। पेन और फीवर की हिस्ट्री नहीं है मीन्स दैट कि पेशेंट इज़ हैविंग द सीरियस ओटाइटिस मीडिया। वो पूछ रहे हैं आप कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करोगे, मैंने अभी आपको बता दी दोबारा से। और व्हाट डू यू थिंक इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, तो आप खुद बताएं कि क्या होगा, और उसके बाद आप उसको मैनेज कैसे करोगे, तो उसकी जो यूस्टेशन ट्यूब है वो कैसे ब्लॉक हो गई वगैरह वगैरह। ठीक है, एक बात आपको बतानी थी, एक हमारे पास होता है जो हमने कल पढ़ा था सपोर्टिव ओटाइटिस मीडिया, उसमें एक चीज़ रह गई थी हमारी, वो होती है कि रिजर्वॉयर साइन। ठीक है, रिजर्वॉयर साइन क्या होता है कि पता है उसमें हमारे पास पस इकट्ठी हुई हुई थी मिडल ईयर में, और हम जो है उसमें क्या कर रहे थे, हम जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख करके अंदर से सारी पस बाहर निकाल रहे थे। अब होता क्या है रिजर्वॉयर साइन में कि पीछे इतना ज़्यादा पस होती है कि हम निकालते हैं, पीछे दोबारा से आ जाती है। हम पस को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, इधर से पस हमने निकाली, दोबारा से फिर आगे आ गई, फिर हमने बाहर निकाली, फिर बाहर आ गई, फिर हमने बाहर निकाली, फिर आना शुरू हो गई। मतलब कि वो आती जाती हैं, हम बाहर निकालते जाते हैं, पीछे से ऐसे डैम बना होता है पूरा बस का। तो वो डैम बनने की वजह से क्या होता है कि वो आती जाती है, आती जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ नाउन एज द रिजर्वर साइन। उसके बाद ये आपके ऑस्पी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यूक्यू है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ठीक है, इसमें दरअसल बताने वाली बात ये है कि ये ऑरल सिरिंज है, इस सिम्पसन्स ऑरल सिरिंज, इससे हम क्या करते हैं, ऑरल टॉयलेट करते हैं। हमने पीछे पढ़े हैं ना इतनी दफ़ा, ऑरल टॉयलेट कान की सफाई कर दो, तो वो ये इसके थ्रू कर रहे होते हैं हम। अब उसके यूजेस क्या होते हैं कि हम वैक्स को सॉफ्ट करने, जो सॉफ्ट हुई होती है उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फॉरेन बॉडीज़ वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपके यूँ हैं कि हमने कब इसको इस्तेमाल नहीं करना, जब हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख हो गया हो, जब ओटाइटिस एक्सटर्ना हो, जब हमारे पास CSF ओटोरिया हो, मीन्स के जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे नाक के रास्ते बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, फॉरेन बॉडी अगर बहुत ज़्यादा लार्ज हाइग्रोस्कोपिक हो, उस केस में ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एट्रोफी हो गई हो, तो इस केस में हमने जो है इसको यूज़ नहीं करना, एंड दिस इज़ योर UQ आपने याद रखना है। ठीक है, और इसकी पिक्चर भी आपने हॉस्पिटल के लिए याद रखनी है। दिस इज़ योर सिम्पसन्स ऑरल सिरिंज यूज़ फॉर द ऑरल टॉयलेट। और ये दूसरी आपकी हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट सिरिंज है, दैट इज़ हिजिनसन सिरिंज। ठीक है, ये आप देखें प्लास्टिक की बनी हुई है, और जो सिम्पसन्स है वो आपकी जो है मेटालिक टाइप है। ठीक है, सो ये आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, इसमें आप एंट्रल वॉश भी करते हो, और एट्रोफिक रेनाइटिस के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। तो इन दो सिरिंजेस को आपने जो है वो बिल्कुल मिक्स नहीं करना, और याद रखना है कि हिजिनसन सिरिंज होती है वो इस तरह होती है, इसमें से एक साइड से जो है हम अंदर जो है वो कर रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं। ठीक है, पानी डाल रहे होते हैं, और दूसरा जो है उससे हम वॉशिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सो बस इसकी पिक्चर आपने हॉस्पिटल याद रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।